तो गाइज आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। एंड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो मैच द फॉलोइंग में आपके पास में आ सकता है कि पर्टिकुलर जो हमारे पास में यहाँ पर मार्केट्स हैं वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आखिर ये एक फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। तो पहले बताओ मार्केट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट क्या है, अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है यहाँ पर तो आप मार्केट जाते हो। सो मार्केट में हम बाय और सेल करते हैं। मीनिंग मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें कमोडिटीज की एक्सेस मिल रही है। सो मार्केट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल एज इन यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बैंक्स होते हैं। और इनफॉर्मल जैसे लोकल ट्रेडर्स या फिर विलेजेस में मार्केट्स है, या फिर हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग तरह के मार्केट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट एक प्लेस या एक सिस्टम होता है जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ भी हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इन दोनों को बाई एंड सेल कर रहे हैं। मतलब देखो हमारे पास में यहाँ पर एक फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा कि हम कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स ये परचेज कर रहे हैं। सो नॉर्मल मार्केट में अगर आप जाते हो वेजिटेबल्स खरीदते हो, क्लोथिंग्स खरीदते हो, राइट। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल मार्केट में आप हो तो आप मनी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज कर रहे हो। सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक फाइनेंशियल मार्केट में भी आपके तीन पार्ट्स होते हैं। एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं और एक हमारे पास में मार्केट है, राइट। लेकिन इस मार्केट में भी मैं अगर चाहूँ तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज इन यहाँ पर आपके पास बैंक्स हो सकते हैं, एनबीएफसी हो सकती हैं, राइट। दूसरा मैं यहाँ पर इसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट सकती हूँ जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स। तीसरा यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स वो प्लेटफॉर्म जहां इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जा रहा है, राइट। तो हमारे पास में हर एक फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड होता है तीन प्राइमरी पिलर्स के ऊपर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जो ब्रिज होता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, उसकी बात हो रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पर फाउंडेशनल बेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम कैप्चर और ट्रांसफर कर रहे हैं वेल्थ को। हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास में जैसे हाउस होल्ड होते हैं, आप और मैं हूँ, राइट। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, मनी यहाँ पर सेव कर रहे हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, उस पैसे को कलेक्ट कर रहा है और किसको दे रहा है, इन्वेस्टर्स को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल नहीं था एफिशिएंटली अगर हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं होते। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं किसके बीच में, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट फाउंडेशनल बेस देते हैं कि आप कैप्चर कर लो, कलेक्ट कर लो उस वेल्थ को। और यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है वो कैसे होगा, फाइनेंशियल मार्केट की प्रेजेंस में होगा। सो एक जनरल डेफिनेशन मार्केट की दे रखी है कि एक ऐसी लोकेशन जहां पर दो पार्टीज फैसिलिटेट कर रही है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। वैसे ही इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में एक मार्केट ट्रांसेंड करता है फिजिकल स्पेस को। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक मार्केट में एक फिजिकल लोकेशन हो, एक यहाँ पर फिजिकल प्लेस हो जहां पर आप विजिट कर रहे हो। आप ऑनलाइन खरीद रहे हो आज के टाइम में स्टॉक्स वगैरह, राइट। तो यहाँ पर एक फिजिकल लोकेशन जैसे एक विलेज मार्केट हो सकता है। ये स्पेसिफिक फिजिकल स्टेजेस कमोडिटी जो है वो आपकी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जा रही है। नाउ व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। तो एक एब्स्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शनल स्पेस जहां पर हमारे पास में परचेज एंड सेलिंग हो रही है, हम कमोडिटीज को यहाँ पर ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्राइस। तो अभी आप आगे देखेंगे कि हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, डिमांड होती है हमारी सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर
कि हमारे पास में कितने लोग एबल एंड विलिंग हैं। एबल भी होने चाहिए और विलिंग भी होने चाहिए। अब कोई सामान है 10 करोड़ का है, मैं खरीदना चाहती हूँ लेकिन मैं एबल नहीं हूँ, तो विलिंग अकेले काम नहीं करेगा, राइट। और मान लो मैं एबल हूँ लेकिन विलिंग नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ खरीदना, सो डिमांड इज लाइक एबल एंड विलिंग होना चाहिए आपको अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, राइट। और फिर उसकी यहाँ पर जो फर्म्स है वो प्रोडक्शन कितना कर रही है, राइट। यहाँ पर हमारे पास में सप्लाई कैसी है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, तो ये डिसाइड करते हैं प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो जो डिमांड होती है वो प्राइस के साथ गिरती है, जैसे जैसे प्राइस जैसे जैसे यहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा डिमांड कम होगी। और ऐसा भी बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी n तक जाएगी, ठीक है। और सप्लाई के साथ क्या होता है, सप्लाई यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है फर्म्स यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है जिसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो होते हैं उनका प्राइस भी यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करते हैं, उनके प्राइस के थ्रू यहाँ पर जो कि कैसे मिलता है, जब हमारा डिमांड कर्व और हमारा सप्लाई कर्व एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो प्राइस होगा ये आपका यहाँ पर वो प्राइस होता है जिस पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बाई या सेल कर रहे हैं। समझ में आ गया। सो मार्केट का मतलब कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, शॉप या मंडी या फिर एक चेन ऑफ मिडलमैन, एक ऐसी जगह जहां पर बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग डिसीजंस लेते हैं और प्राइसेस हमारे डिटरमिन किए जाते हैं, ये होता है मार्केट। और प्राइसेस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कितने प्रोड्यूसर्स या फिर सेलर्स हैं सप्लाई साइड में और कंज्यूमर्स या बायर्स हैं डिमांड साइड में। और जो डिमांड और सप्लाई का यहाँ पर कर्व इंटरेक्ट कर रहा है वो आपके लिए क्या बन जाता है, वो यहाँ पर बन जाता है आपके लिए एक प्राइस जिस पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बाई या सेल करेंगे। क्लियर हो गया, आसान है इससे समझना, राइट। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन तक हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो कंबाइंड हमारे डिसीजन है प्रोड्यूसर और सप्लायर के या प्रोड्यूसर या फिर हमारे कंज्यूमर के, वो फाइनल प्राइस कमोडिटी का हमें डिक्टेट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा स्पेसिफिक मार्केट प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स ट्रेडिंग करते हैं मनी एंड कमोडिटीज की, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज की और डेरिवेटिव्स की। जो ट्रेड अकर होता है वो लो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट पर होता है, प्राइसेस डिक्टेट किए जाते हैं बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और जो मैकेनिज्म है वो प्राइस डिस्कवरी कहलाती है। तो मैंने अभी आपको जो पूरा का पूरा एक ग्राफ समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइसेस हमारे ऑटोमेटिकली डिसाइड होते हैं। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स बहुत तेज गिर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ईरान इजराइल वॉर चल रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मार्केट कंडीशंस के ऊपर भी हमारे ये जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट का। नाउ दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से हमारे पास में जो मार्केट्स है वो इवॉल्व होते हैं ओवर द टाइम। ऐसा तो है नहीं कि शुरू से ही फाइनेंशियल मार्केट्स थे, शेयर्स थे। तो देखो सबसे पहले जो अर्लियर मार्केट्स होते थे वो बहुत ही इनएफिशिएंट थे, जैसे कि रिफॉर्म्स यहाँ पर आते गए वैसे वैसे ही एफिशिएंसी, इंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर मैं इंडिया में बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में, ठीक है, पहले जो फाइनेंशियल मार्केट्स थे वहां पर किसी तरह के रिफॉर्म्स नहीं थे, वेरी मच कंट्रोल्ड मार्केट था। बट अभी यहाँ पर धीरे धीरे रिफॉर्म्स आए, सेबी एज अ रेगुलेटर आया, एडा एज अ रेगुलेटर आया, पेंशन मार्केट के लिए पीएफआरडी आया और धीरे धीरे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते गए। किस तरीके से मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड है ये हमें समझना जरूरी है, ताकि हमें लिमिटेशंस पता चले, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स पता चले और कैसे उन लिमिटेशंस को कंप्लीटली यहाँ पर हटाना है वो हमें पता चले। तो इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप में आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं और यहाँ पर क्रेडिट एंड मनी मार्केट होता है, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेट मार्केट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल, डेरिवेटिव्स, इंश्योरेंस मार्केट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम प्री 1990s की,
कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में जो इवोल्यूशन होता है, तो इवोल्यूशन हमारे पास क्या है कि धीरे धीरे एफिशिएंसी आई, स्टेबिलिटी आई। तो कैसे आएगी, देखो अर्ली 1990s तक की बात करूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1990s के बाद में, एलपीजी। उससे पहले इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि जो प्राइजेस थे वो कंट्रोल्ड थे। अब आप कहेंगे प्राइजेस कैसे कंट्रोल थे मैम, देखो हमारे पास में इंटरेस्ट रेट्स कौन डिसाइड कर रहा था उस टाइम पर, इंटरेस्ट रेट्स तो हमारी गवर्नमेंट से आरबीआई कुछ भी बोल लो वो कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पर जब आरबीआई गवर्नमेंट हमारी इंटरेस्ट रेट्स को और सिक्योरिटी प्राइसेस को डिसाइड कर रही थी, मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं था। और यहाँ पर कितना आप लैंडिंग कर सकते हो एज अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितना बोरो कर सकते हो, और अलोंग विद दैट यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें जो थी वो भी गवर्नमेंट बता रही थी। तो जो मूवमेंट था हमारे फंड्स का लैंडिंग के थ्रू, बोरोइंग के थ्रू, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड था। ठीक है, देन यहाँ पर सिग्निफिकेंट एंट्री आपने देखी फॉर न्यू प्लेयर्स, जिसमें कि आप देखेंगे कि पहले अगर कोई नया बैंक खोलना चाहता है या कोई नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन प्लेयर्स आना चाहते हैं मार्केट में, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था, अलग अलग लाइसेंसेस, ये वो बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम, लो लिक्विडिटी मतलब कैश उतना नहीं है लोगों के पास में, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, इतने का शेयर नहीं है जितने का शेयर खरीदने में मेरा पैसा लग जा रहा है। सो ट्रेडिंग कैसी थी, स्लो थी, पेपर बेस्ड थी, एक्सपेंसिव थी, पुअर मार्केट डेवलपमेंट और इनएफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज की देखी जा रही थी। समझ में आ गया। सो इम्पैक्ट होता है क्या रिस्ट्रिक्शंस का, अब ये बताओ, ये तो रिस्ट्रिक्शंस लग गए यहाँ पर, इससे ये होता है कि हमारे पास में मार्केट जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, हिंडर हो जा रही है उसकी ग्रोथ। ठीक है, और यहाँ पर जो अलोकेटिव एफिशिएंसी थी रिसोर्सेज की, वो हमारे सिस्टम के थ्रू, ठीक है, चैलेंज हो रही थी। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि धीरे धीरे जो पुअर मार्केट डेवलपमेंट की वजह से और इनएफिशिएंट एलोकेशन यहाँ पर रिसोर्सेज का हो रहा था, रिसोर्सेज सही जगह अलोकेट नहीं हो पा रहे थे। तो फिर हमारे पास में आते हैं रिफॉर्म्स। ठीक है, अब आती है पैराडिम शिफ्ट ऑफ 1990s। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आते हैं अर्ली 1990s में, जिसमें कि हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब होता है, हमने ना पूरा का पूरा ऐसा बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर ही बदल दिया कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। जैसे इंटरेस्ट रेट्स थे पहले रेगुलेटेड थे, नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर लाइसेंसिंग वगैरह नहीं होगी, इजी बनाया जाएगा। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये। हायर एफिशिएंसी लेकर आए, स्टेबिलिटी बेटर की, इंटीग्रेशन किया फाइनेंशियल मार्केट्स का आपस में। तो मार्केट्स को हमने फ्री, मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट्स की स्टेबिलिटी के लिए लेकर आए और यहाँ पर बेटर इंटीग्रेशन किया उनका। तो कुछ की स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं हमारे मार्केट्स में वो समझते हैं। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल एसेट्स थे, अब उनके यहाँ पर प्राइसेस हम लोग फ्रीली डिसाइड करने लग गए। मीनिंग जो डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, वो यहाँ पर डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट्स क्या रहेंगे और प्राइसिंग क्या रहेगी। तो इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग का, मीनिंग डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम एसेट्स का प्राइस क्या होगा। डीरेगुलेशन हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप कितना लैंडिंग कर सकते हो, कितना बोरोइंग कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वो जो लिमिट्स लग रही थी क्रेडिट के ऊपर, बोरोइंग के ऊपर, फंड फ्लो के ऊपर, उनको कम किया गया, रिलैक्स किया गया, कम रिड्यूस किया गया। ठीक है, और वेरियस बैरियर्स ऑफ एंट्री हमारे खत्म किए गए। देन मॉडर्नाइज्ड इशुएंस हुआ। मॉडर्नाइज्ड इशुएंस मतलब देखो हमने यहाँ पर धीरे धीरे क्या किया, हमारे पास में जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस आज के टाइम में आप देखते हैं या मार्केट बेस्ड इशुएंस होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया। तो अब यहाँ पर हमारे पास में नए नए मेथड्स आए, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर फ्लोटेशन किया और सिक्योरिटीज को इशू किया, जैसे बुक बिल्डिंग, और यहाँ पर आपके पास में अलग अलग मेथड्स रहे। ठीक है, देन आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या किया हमने, एक्सपेंशन में हमने धीरे धीरे यहाँ पर न्यू डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में लाना शुरू करा। डेरिवेटिव्स आए इंडिया में। ठीक है, आज के टाइम में डेरिवेटिव मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट की तरह आप देख रहे हैं,
जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा है। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स आए, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिले, प्रैक्टिसेस ट्रेडिंग में, क्लियरिंग में, सेटलमेंट में हमारी इंप्रूव होती हैं। इंफॉर्मेशन एंड एथिक्स में आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशनल फ्लोज, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, ये सभी यहाँ पर आपकी मेजरली इंप्रूव होती हैं। एंड लार्ज मार्केट पार्टिसिपेशन देखा जाता है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनकी साइड से इंक्रीज होता है। और हमारे पास में यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो भी बेटर हो पाती है। ठीक है, तो हमारे पास में ओवरऑल क्या क्या हुआ, हमारे पास में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, इंफॉर्मेशन फ्लो, डिस्क्लोजर नॉर्म्स आए, मार्केट डिसिप्लिन देखा गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में अब हम मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की तरफ आ गए। सो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में फाइनेंशियल मार्केट्स कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं, तो आप उन्हें कैसे डिवाइड करोगे, पहले तो वो समझो। देखो यहाँ पर तो वैसे एक सिंपल सा टेबल है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको आपको कैसे समझा सकती हूँ कि टाइप ऑफ फंड्स क्या है, ड्यूरेशन कैसी है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है और पर्पस क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे मान लो कि फंड्स में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर लैंडिंग करना चाहते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अब मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट, कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इंश्योरेंस मार्केट आपका यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए होता है। तो अलग अलग तरह के फंड मार्केट्स हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। डेट मार्केट आपका होता है, फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है कि आपको फॉरेन करेंसीज खरीदनी है, तो यहाँ पर आपको किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं और म्यूचुअल फंड मार्केट्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक कर हम इन सभी सेगमेंट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट क्या होता है, जहां पर लोन्स दे रहे हैं, एडवांसेस दे रहे हैं। देखो एक टर्म आपके सामने कभी भी आएगी अगर बैंक्स के टर्म्स में, लोन्स एंड एडवांसेस। तो एडवांसेस का मतलब होता है वही अमाउंट जो यहाँ पर बैंक आपको एज अ लोन दे रही है, ठीक है, क्रेडिट पर दे रही है, ऐसा बोलेंगे। तो क्रेडिट यहाँ पर हमारे पास कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक्स देते हैं। कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मतलब पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी देते हैं। फिर हमारे पास अनऑर्गेनाइज सोर्सेज होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज, जिसमें मनी लैंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स और ट्रेड क्रेडिट आता है फ्रॉम सेलर्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस थे जैसे कि बैंक्स और एनबीएफसी, और कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल अनऑर्गेनाइज सोर्सेस रहेंगे जैसे मनी लैंडर्स, इंडिजिनियस बैंकर्स या फिर सेलर्स, यहाँ पर जो ट्रेड क्रेडिट दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं ट्रेड क्रेडिट क्या है, देखो ट्रेड क्रेडिट का मतलब है जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आप जानते हो उनको बहुत अच्छे से, आप अपना पर्स लाना भूल गए, आपने बोला मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है आप बाद में पैसे दे देना। अब यूजुअली जो बिजनेसेस रन होते हैं वो उधार पर रन होते हैं, उधार पर रन होते हैं मतलब लोग आते हैं, जैसे कोई रिटेलर है वो होलसेलर के पास आएंगे और यहाँ पर जो पेमेंट है वो उनको बाद में करते हैं, लेट अस से यहाँ पर 45 डेज के बाद करेंगे या एक वीक के बाद करेंगे, जैसे भी उनकी यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल्स चलती हैं उस तरह से काम होता है। तो टर्म स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये जो क्रेडिट मार्केट है इसको भी आप यहाँ पर इसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट हम कैसे देंगे। मीनिंग देखो हमारे पास में बैंक्स और एनबीएफसीज होते हैं। अब बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, जैसे अगर मान लो पर्सनल लोन चाहिए 1 साल के लिए या फिर यहाँ पर 5 साल के लिए कोई लोन चाहिए, राइट। होम लोन थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, अदरवाइज ज्यादातर लोन जो बैंक देते हैं कमर्शियल ड्यूरेशन बैंक यहाँ पर वो कैसे होते हैं, छोटे यहाँ पर टर्म के लिए होते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मीनिंग वो इंस्टीट्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो पेमेंट की जा रही है वो लॉन्ग टर्म की जा रही है, राइट, या फिर मीडियम टर्म के लिए की जा रही है। तो ये हमारे पास होते हैं क्रेडिट मार्केट। फिर आते हैं मनी मार्केट। गाइस जो यहाँ पर आप इस पूरे पर्टिकुलर यूनिट में चैप्टर्स पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर्स वन मोर टाइम, बट जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो एक एक पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे इस सारी चीज के ऊपर। जैसे मनी मार्केट का अपना एक चैप्टर रहेगा,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर व्हाट इज मनी मार्केट, क्या होता है मनी मार्केट? मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स हैं। अगर आपसे कभी भी मनी मार्केट सामने आए, ठीक है, नजर में आ जाए, याद रखना ओवरनाइट एक दिन के लिए फंड्स मिल जाते हैं और अप टू 1 ईयर मिलते हैं, अप टू 1 ईयर मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें भी आपसे इनकी ड्यूरेशन पूछी जाए तो आपको यहाँ पर 1 ईयर बोलना है। तो ये कॉन्ड्यूट बन जाते हैं फॉर बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स, और ये हमारे इफेक्टिव कॉन्ड्यूट कंडक्ट कराते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होते हैं, फंड्स हमारी मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से लेकर 1 साल तक रख सकते हैं, और रोल यहाँ पर है कि जो शॉर्ट टर्म डिमांड और सप्लाई चाहिए, एक बैंक को अपने यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए केवल ओवरनाइट लोन चाहिए। कहाँ से लेगा वो बैंक? मनी मार्केट के थ्रू लेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे पास में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए फंड्स जो है वो यहाँ पर लैंडिंग या बोरोइंग की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास में शॉर्ट टर्म डिमांड और सप्लाई मैनेज की जाएगी। स्मूथ कंडक्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स होते हैं के गवर्नमेंट के, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, रेपोज, बैंकर्स एक्सेप्टेंस होती है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये सब आप धीरे धीरे कर जो मनी मार्केट का चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। अभी बस मोटा मोटा ये समझो कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कॉल मनी है, ओवरनाइट के लिए यहाँ पर पैसा दे देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 1 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड रखते हैं। फाइन। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेजरी बिल्स होते हैं 91, 182, 364 डेज। ये सब आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी केवल हमें यहाँ पर बेसिक समझना है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास में शॉर्ट टर्म में। इंटर बैंक और सेंट्रल बैंक ऑपरेशंस जो है वो क्या कर रहे हैं? इंटर बैंक मतलब देखो, जब बैंक को लोन चाहिए होता है ना, वो पहले दूसरे बैंक्स के पास जाता है, वहां से लोन लेता है, तो इंटर बैंक मार्केट्स होते हैं। सेंट्रल बैंक आरबीआई लोन्स देती है रेपोज वगैरह के थ्रू। तो लिक्विडिटी हम प्रोवाइड करेंगे बैंक्स को, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कमर्शियल पेपर्स यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन्स देने में हेल्प करते हैं। फाइन। तो यहाँ पर लोन नहीं बोलेंगे, डेट प्रोवाइड करने में। फिर आता है डेट मार्केट। अब डेट मार्केट क्या है? मनी मार्केट तो हमें समझ में आ गया। देखो, ये होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के लिए। किसके लिए होता है ये होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं और टू अ लेसर एक्सटेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती हैं अपनी डेट ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली होता क्या है, आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस होता है, वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। मीनिंग हमारी गवर्नमेंट के लिए उनका बैंक कौन सा है? आरबीआई है। तो आरबीआई वो सभी काम करेगा जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैंक करता है। अब यहाँ पर आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस होता है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। क्यों इशू कर रहे हैं? ताकि गवर्नमेंट ये बोल रही है, फॉर एग्जाम्पल एक 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कि मुझे 10 साल के लिए इतने फंड्स की जरूरत है और मैं इस पर लेटेस्ट से 6% का इंटरेस्ट पे करूंगी। सो ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपने इशू करते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की डेट ऑब्लिगेशन दिखाते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर कितना डेट लेकर रखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। ट्रेडेबल होते हैं मार्केट में, मीनिंग जैसे आप अगर एक स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीद रहे हो, आईपीओ में आपको कुछ शेयर्स अलॉट हुए, आपने यहाँ पर वो शेयर्स लिए अपने पोर्टफोलियो में रखे। अब आप उन शेयर्स को सेल करने जाओगे तो वो आसानी से सेल हो जाते हैं। आपको मार्केट में एक सेलर हो, आप एक बायर मिल जाता है, ऑफ कोर्स मिल जाता है, राइट। तो जब मैं बोलूंगी कि ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है या ट्रेडेबल है मार्केट में, इसका मतलब यहाँ पर हम किसी और को इसको सेल कर सकते हैं। तो मान लो बैंक 1 बैंक 2 को अपने पास की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो सेल करना चाहता है तो वो आसानी से कर सकता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू करनी है तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू करेंगे। फाइन। फिर आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, सॉरी। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स क्या करते हैं?
कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड्स यहाँ पर रेस करती हैं 5 से 10 साल के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फिर यूटिलाइज करेंगे इन डिबेंचर्स को एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग। तो हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में जो कंपनीज हैं उन्होंने 5 से 10 साल के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रेस करे। हमारे पास जब भी एक कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो या तो फिर उधार ले रही है, डेट ले रही है, लोन्स लेना, या फिर अपने बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू करना, या तो फिर अपने शेयर्स जो होती हैं उनको बेचती है, राइट। तो इक्विटी रेजिंग करनी होती है। तो हमारे पास में यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट क्या है कि कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर रही हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स यहाँ पर एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू उधार लिया जा रहा है। देखो डेट हमारे पास में क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है कि हमें इंटरेस्ट पे करना है, ये पूरा अमाउंट वापस करना है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिबेंचर्स यूज करते हैं। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जब एक्सपोर्ट हो रहा है किसी कंट्री में से और यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है किसी कंट्री के अंदर, तो क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पर एक दूसरी कंट्री की करेंसी की जरूरत होगी, राइट। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे हो, आपको पेमेंट्स उस कंट्री में अपनी कंट्री की करेंसी तो करोगे नहीं, वहां की करेंसी करोगे। आपकी कंट्री में कोई आ रहा है तो वो इंडियन रुपीज में पेमेंट करेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर इन करेंसीज को खरीदने और बेचने के लिए एक मार्केट होता है। उस मार्केट का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर एक करेंसी एक्सचेंज की जाती है दूसरी करेंसी के लिए, फॉर एग्जांपल डॉलर्स रुपी के लिए। और जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें बैंक्स आते हैं, कस्टमर्स हमारे जैसे कि इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स आते हैं, और आरबीआई आता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स आते हैं। तो बैंक्स ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, कस्टमर्स एंड आरबीआई। अब यहाँ पर 1978 और 1978 के बाद में, ठीक है, इसके पहले और बाद में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। तो इवोल्यूशन हुआ हमारे फॉरेक्स मार्केट का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1978 से पहले बैंक्स केवल मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स करते थे या फिर ऑपरेशंस को कवर करते थे। अब बैंक्स के पास में उनकी फॉरेक्स पोजीशंस हैं जिनको वो स्क्वायर या नियर स्क्वायर करते हैं एट ऑल टाइम्स। तो कोई रिस्क टेकिंग नहीं हो रही और कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बैंक्स केवल हैंडल करेंगे मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स को और अपनी पोजीशन स्क्वायर दैट इज बैलेंस्ड रखेंगे एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। फिर इवोल्यूशन जो होगा, आरबीआई परमिट करेगी बैंक्स को कि वो ट्रेडिंग पोजीशंस ले और यहाँ पर एक स्क्वायर पोजीशन मेंटेन करें ओनली एट द एंड ऑफ द डे। तो स्क्वायरिंग पोजीशन हमारे पास क्या होती है, देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बाई या सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्या बोला गया था कि आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप केवल यहाँ पर जैसे कि खरीदना है कस्टमर के लिए, उतनी सिक्योर आपने फॉरेन करेंसी खरीदी और फिर उसको बेच दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अगर स्क्वायर पोजीशन का मतलब है कि आपने सुबह में मान लो बाई ऑर्डर रखा और आप शाम तक उसको सेल करना चाहते हैं, केवल इंट्राडे मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो जैसे शॉर्ट सेल किया जाता है या फिर हम यहाँ पर लॉन्ग कर लेते हैं बाद में, राइट। या फिर हमने शुरू में लॉन्ग किया और बाद में शॉर्ट कर दिया। मीनिंग सुबह में हमने लॉन्ग किया मतलब सुबह में एक शेयर खरीदा, हमें कि भाई पूरे दिन के अंदर अंदर इसका प्राइस बढ़ जाएगा और डे एंड आने आने तक हमने उसको सेल कर दिया, दैट इज शॉर्ट कर दिया। ओके चलो, लिबरलाइजेशन इम्पैक्ट। अब 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं। अब जब 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें बदल जाती हैं। इंडिया की इकोनॉमी ओपन हो जाती है। अब हमारे पास में करेंट अकाउंट जो है वो फ्रीली कन्वर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरेक्स ट्रांजेक्शन बहुत ह्यूजली होते हैं। और अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली $70 बिलियन पर यहाँ पर एवरी डे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव मार्केट। सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखो डेरिवेटिव्स डिराइव, यहाँ पर क्या है, एक टर्म डिराइव से डेरिवेटिव बनते हैं। क्या मतलब है इसका, ड्राइव कर रहा है कोई भी एक एसेट अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से। फॉर एग्जाम्पल
अगर यहाँ पर मैं कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहूँ, क्या है कंपनी के शेयर्स? जब कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर्स का भी यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो शेयर्स का प्राइस भी गिर जाएगा। तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अपने प्राइसेस यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ से ड्राइव कर रहे हैं। तो ये होता है यहाँ पर कि हम प्राइसेस ड्राइव कर रहे हैं किसी अंडरलाइंग एसेट से। तो जैसे शेयर्स यहाँ पर क्या है, एक डेरिवेटिव हो गए, है नहीं, मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ केवल अभी। और हमारे पास कंपनी क्या हो गई, एक अंडरलाइंग एसेट हो गई, लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के पर्पज से समझाया मैंने आपको। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर अलग अलग एग्रीमेंट्स करते हैं। एग्रीमेंट्स एज इन, जैसे हमारे पास में मान लो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट की गई मेरे फ्रेंड के साथ में, मैंने किया कि मुझे पर्टिकुलर कमोडिटी, लेट अस से यहाँ पर मुझे वीट उनसे खरीदना है। और वीट अभी, क्योंकि वो वीट के फार्मर हैं, अभी ऐसा नहीं है कि वीट अभी हार्वेस्ट हो चुका है, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि फ्यूचर में हम उनसे 1000 केजी का वीट खरीदेंगे। और ये जो वीट का प्राइस होगा, लेट अस से ये यहाँ पर 100 रुपीज पर केजी होगा। और अगर अब वीट का प्राइस 150 हो जाए या 75 हो जाए, हम केवल 100 रुपीज पर केजी खरीद रहे हैं, फाइन। तो हमारे पास एक अंडरलाइंग वेरिएबल है, ये जो एग्रीमेंट है, राइट, ये हमारे पास में क्या है, ये यहाँ पर हमारी एक अंडरलाइंग वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होती हुई प्राइसिंग है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की। तो आप देखेंगे कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें की 3 की ट्रेड्स हमारे पास है। सबसे पहले तो हमारी जो वैल्यू है वो अंडरलाइंग वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जैसे इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी प्राइसेस, इंडाइसेस। अगर मान लो यहाँ पर निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 यहाँ पर उठता या गिरता है, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो जो टॉप 50 कंपनीज इसके अंडर आती है। इंडाइसेस होते हैं हमारे पास, यहाँ पर लिटिल टू नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अपने फ्रेंड के साथ किया, वहां पर इन्वेस्टमेंट या तो बिल्कुल नहीं है, या तो अगर मान लो किसी एक्सचेंज वगैरह से किया तो भी बहुत ही कम होती है, फाइन, कंपेयर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। और एक फ्यूचर डेट पर हम क्या कर रहे थे, बीट्स को एक फ्यूचर में खरीद रहे थे, तो एक फ्यूचर डेट में ये सेटल होते हैं। तो ये रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई से भी रेगुलेट करते हैं इंडिया में। अब ये दो तरह के होते हैं, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। अगर आपके पास डॉक्टर की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और आप एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां लेने जाओ और वो आपको मेडिकल स्टोर या फार्मासिस्ट उन दवाइयों को दे भी देता है, तो वो कहलाएगा ओवर द काउंटर। बहुत ही कम रूल से वो जो पूरा का पूरा आपका ट्रांजेक्शन हुआ वो रेगुलेट हो रहा है। तो ऐसे होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरेस्ट रेट स्वैप, जहां पर हमारे पास में कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, दो पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं और रूल्स और रेगुलेशंस काफी कम होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, जो कि हमारे पास में जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, हमारे पास में एनएसई, बीएसई, ये डिसाइड करते हैं रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट का साइज, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, फ्यूचर डेट, वो सारी चीजें। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। इसके लिए एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, तब बहुत ही आराम से डिटेल में इसको आपको समझाऊंगी। अभी बस इतना समझो कि एक डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा होता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट से। अब यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू है, ठीक है, वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, जैसे इंटरेस्ट रेट, शेयर प्राइस, कमोडिटी प्राइस, एक्सचेंज रेट, इंडेक्स। यहाँ पर नो या फिर वेरी लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए और फ्यूचर डेट में हम इसको सेटल करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ऑप्शंस, इस तरह के हमारे ये एग्रीमेंट्स होते हैं। अब इसमें भी ओवर द काउंटर होता है जो कि प्राइवेटली नेगोशिएट होता है। मैंने बताया दो काउंटर पार्टीज यहाँ पर या दो पार्टीज आपस में कर रही हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड पर एक्सचेंजेस देखते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेसिक से आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कैपिटल मार्केट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इक्विटी या फिर डेट चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमें ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें लॉन्ग टर्म फंड्स मिल रहे हैं और इनकी जो मेच्योरिटी है मनी मार्केट की कितनी थी, अप टू 1 ईयर, इनकी होती है 1 ईयर प्लस। समझ में आया। हमारे पास में मेच्योरिटी प्रेफरेंस जो है लैंडर्स की और बोरोअर्स की अकॉर्डिंगली इनको मीडिएट किया जाता है और डिस्पर्जन होता है बिजनेस ओनरशिप का। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम रीअलोकेट करते हैं। बेसिकली
गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज को ना बड़े बड़े टाइम के लिए बड़ा फंड्स चाहिए होता है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रेफरेंस होती है लेंडर्स की, जैसे कि हमारे पास आप देखेंगे कि आपके पास बैंक्स है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर लोन्स देना चाह रहे हैं, और बोरोअर्स लॉन्ग टर्म की नीड्स रखते हैं। तो इसको बैलेंस किया जाएगा, बिजनेस ओनरशिप के स्प्रेड में हेल्प करते हैं और अलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज की। तो हमारे पास दो तरह के मार्केट्स होते हैं। अब जैसे शेयर मार्केट होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं कंपनी ने आईपीओ के थ्रू निकाले, कंपनी को फंड्स मिले। अब यहाँ पर बायर और सेलर आपस में यहाँ पर शेयर्स को खरीद या बेच रहे हैं, लेकिन मेन क्या है कि जो कंपनी ने शेयर्स यहाँ पर इशू किया और उसके थ्रू जो लॉन्ग टर्म फंड ले लिया। फाइन। अब प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। आईपीओ आता है, आईपीओ जब आता है तो कंपनी यहाँ पर पहली बार अपने शेयर्स को, कुछ शेयर्स यहाँ पर सेल कर रही होती है, राइट, इसको पब्लिक को, तो वो अपने शेयर्स को लिस्ट करेगी, तो ये कहलाएगा यहाँ पर आईपीओ, जो कि प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। अब मैंने मान लो ये शेयर्स यहाँ पर खरीदे, मुझे अलॉट हो गए, अब क्या हुआ, मैंने थोड़े टाइम के बाद इसको सेल करना चाहा, तो यहाँ पर ए ने अगर बी को इसको फ्रीली सेल किया, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे जब वो ट्रेड होते हैं तो सेकेंडरी मार्केट, और जब कंपनी ने न्यू शेयर्स निकाले, ठीक है, पहली बार यहाँ पर न्यू इशुएंस हुआ, तो वो क्या हुआ आपका, वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट। अब ऐसे ही बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स क्या है, डेट सिक्योरिटीज है, फाइन। तो न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है प्राइमरी मार्केट में और कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज करती हैं। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ही हम ट्रेड कर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट, मीनिंग कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स जो है केवल उन्हीं के थ्रू यहाँ पर फंड्स रेज करेगी। और स्टॉक एक्सचेंज पर क्या हो रहा है, पब्लिकली है ये, तो लिस्टेड कोई भी खरीद सकता है। चलिए, जो लोग यहाँ पर उसका पार्ट है स्टॉक मार्केट का। इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट क्या है, अब हमारे पास में दो तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होते हैं नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस इन्हें बोलेंगे। तो इंश्योरेंस क्यों चाहिए, ताकि हम खुद को अलग अलग रिस्क से बचा सकें। मेनली यहाँ पर हम होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से खुद को बचा रहे होते हैं, और ये फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पर अलग अलग तरह के रिस्क, जैसे लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ, राइट, यहाँ पर बिजनेस रिस्क, इस तरह के रिस्क से हमें कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हेल्थ खराब हो गई तो यहाँ पर हॉस्पिटल में बड़ा पेमेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी जो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी थी वो खराब हुई, तो ये इसमें मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास में पहले क्या होता था, केवल एलआईसी और जीआईसी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसकी सब्सिडरीज, केवल यही कंपनीज थी, कोई कंपटीशन नहीं था। फिर 1994 में हमारे पास में आर.एन. मल्होत्रा कमेटी बैठती है, और ये यहाँ पर बोलते हैं कि इसको आप प्राइवेट प्लेयर्स, फॉरेन कंपनीज के लिए मार्केट को खोलो, और यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी दैट इज एडा को बनाओ, और एक एडा एक्ट यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन होता है 1999 में, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स, कंपटीशन और बेटर प्रोडक्शन सर्विसेज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखेंगे स्टैब्लिशमेंट हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का पूरा, जैसे यहाँ पर हमारे पास आरबीआई बैंक्स के को रेगुलेट कर रहा है, या फिर सेबी आपके स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट कर रहा है, वैसे ही एडा आपके इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट। म्यूचुअल फंड्स मार्केट में क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, पहले तो ये बताओ। देखो, हमारे पास अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, अब इन्वेस्टर्स को नहीं एक्सपर्टीज कि किस फंड में, यहाँ पर किस शेयर में कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो हमारे पास में कुछ कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, इन्वेस्टर्स से अमाउंट पूल करती हैं, और पूल करने के बाद में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में, और जो डेट उनके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो वो इशू कर रहे हैं, राइट,
इसमें एंड अलोंग विद दैट कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब वो पैसा यहाँ पर किस वजह से होगा, एक ऑब्जेक्टिव स्टेट किया जाएगा। तो एक ट्रस्ट पूल करेगा रिसोर्सेस अलग अलग इन्वेस्टर्स से और यहाँ पर इनको यूनिट्स इश्यू करता है। जैसे अगर शेयर्स खरीदे तो शेयर्स मेरे पास है, अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे यूनिट्स मिलती हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इस फंड को इन्वेस्ट कर देता है और इसको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करेगी जो कि स्किल्ड फंड मैनेजर्स के थ्रू होता है और एक कॉर्पस, ये यहाँ पर कॉर्पस फंड होल्ड करते हैं। तो इन्वेस्टर्स ने यूनिट्स खरीदी, फंड को एएमसी ने मैनेज किया और फिर यहाँ पर इसमें भी इनके यहाँ पास कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो उसको मैनेज करेंगे और रिटर्न्स दिए जाएंगे नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास में सेबी रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स को और इंडस्ट्री बॉडी में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर इंडिया, ये हमारे पास एक म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये हमारे पास एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कर रही है। फाइन। अब ये म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्टॉक मार्केट्स कैसे हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली उतना लिटरेट नहीं होते या उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक शेयर को जाकर चेक करें। तो हमारे पास में स्मॉल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होती है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाती है इन फंड्स की। अब ये भी ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड और एक होते हैं क्लोज एंडेड। एफडी, पता है एफडी में क्या होता है कि अगर किसी फिक्स डिपॉजिट को मैंने खरीदा, अब उसमें मुझे यहाँ पर लेटेस्ट से 5 साल के लिए फंड्स को रखना पड़ेगा। अगर उससे पहले मैं इन फंड्स को निकालती हूँ तो मुझे कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ती है। तो मैं बोलूंगी एफडी क्या है, एक क्लोज्ड स्कीम है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी हमारे पास ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं। ओपन एंडेड में हमारे पास कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन और रीपर्चेस के लिए अवेलेबल होते हैं कॉन्टिन्यूसली और कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है। कभी भी मैंने इन्वेस्ट करा और कभी भी मैंने सेल कर दिया यूनिट्स को। क्लोज एंडेड में स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी होती है 3 से 5 साल की, यूनिट्स को हम ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर इसको क्या करना है, हम यहाँ पर इसके लिए अवेलेबल होगा, जैसे शेयर्स में आपके पास आईपीओ आता है वैसे ही ना एनएफओ आता है आपका म्यूचुअल फंड में। और अगर हमें एग्जिट लेनी है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से तो या तो हम स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग करेंगे या तो फिर पीरियोडिक रीपर्चेज यहाँ पर करनी होती है। तो सेबी बोलता है कि एटलीस्ट हर आपके ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड स्कीम में एक एग्जिट ऑप्शन होना जरूरी होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं डिसइंटरमीडिएशन का, बैंक्स के साथ में यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करते हैं। सेबी ने परमिट करा है स्पेशलाइज्ड रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड सिक्योरिटीज को भी, ठीक है। तो हमारे पास में अब बैंक्स के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं, कुछ हाउसहोल्ड्स अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। आप देख रहे हैं बैंक्स के डिपॉजिट धीरे धीरे इस वजह से कम भी हो रहे हैं, जो कि अगर मैं बात करूं इस पूरे पर्टिकुलर मंथ में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इशू रहा है। फिर सेबी अभी रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इन दोनों को भी अलाउ कर रहा है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट जाते हैं, फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के। तो ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आप देख रहे हैं इन सबको एक एक कर हम पढ़ेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन, फंड मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग, इजी एक्सेस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे कम हो रही है, प्रोविजन इंफॉर्मेशन के लिए और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्राइस डिस्कवरी में डिमांड और सप्लाई पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये जो प्राइसेस हैं ये डिसाइड कैसे हो रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर सप्लाई कितनी है और हमारे पास में डिमांड कितनी है, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास में प्राइसेस भी डिसाइड होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के थ्रू ये प्राइसेस डिसाइड किए जाएंगे, जो कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और मार्केट ड्रिवन होते हैं। जो भी नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कोई आईपीओ आता है तो शेयर खुलता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, कंपनी कितने भी बैंड पर बोले कि यहाँ पर मेरे इन्वेस्टर्स इसको ले रहे हैं, प्राइस तो कुछ अलग ही निकल कर आता है, राइट।
और सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर कैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइडेड होते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है प्राइस डिस्कवरी के लिए वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो कि बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रेड होते हैं। प्राइसेस यहाँ पर किसी भी गिवन इंस्ट्रूमेंट के लिए आर्बिट्रेरी नहीं होते। कैसे डिटरमिन होते हैं? इंटरेक्शन डिमांड और सप्लाई का विद इन मार्केट, और ये मार्केट नेसेसरी व्हीकल प्रोवाइड करते हैं ताकि हम प्राइसेस सेट करें न्यूली इशूड फाइनेंशियल एसेट्स और एग्जिस्टिंग एसेट्स स्टॉक्स ऑफ एसेट्स ऑलरेडी इन सर्कुलेशन। फंड मोबिलाइजेशन, फंड मोबिलाइजेशन में क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स को इन्वेस्टर्स से कलेक्ट कर रहे हैं और इनको अलोकेट कर रहे हैं जिनको जरूरत होगी। जैसे हाउस होल्ड्स है, मैं अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ जहां से मुझे कॉन्टिन्यूस रिटर्न्स भी मिलते रहे। फंड्स यहाँ पर मेरे पास है, मनी यहाँ पर मेरे पास है, राइट। अब मुझे एक ऐसे यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे रिटर्न्स मिले, और जो कंपनीज है उनको फंड्स की जरूरत है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो सेविंग्स इन्वेस्टर्स से कलेक्ट कर कर अलोकेट कर रहा है जिनको इन फंड्स की जरूरत है। जैसे कॉर्पोरेट्स का एग्जांपल दिया, तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख रहे हैं और रिस्क भी देखेंगे कितना इन्वॉल्व है, और बोरोवर्स यहाँ पर फंड्स को रेज करते हैं, अपने शेयर्स इशू करेंगे स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर फंड्स रेज करते हैं। तो सेविंग्स जो है वो खाली नहीं पड़ी है, ऐसा नहीं है कि मैंने सेविंग्स किए तो वो खाली रखी हुई है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रही है और फंड्स यहाँ पर प्रोडक्टिव यूजर्स के पास जा रहे हैं। तो ये मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन हो रहा है हमारी सेविंग्स का। तो प्राइसिंग के बियॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हेल्प कर रहा है कि वो कितना रिटर्न चाहते हैं इन्वेस्टेड फंड्स के लिए, और यहाँ पर जो एंटिटीज फंड्स चाहती हैं जैसे कंपनीज हैं वो हैवीली डिपेंडेंट रहेंगी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स जो कि इन्वेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं। फिर हमारे पास में कैसे अवेलेबल फंड्स लेंडर्स या इन्वेस्टर्स से, ठीक है, अलोकेट किए गए अलग अलग एंटिटीज को जिनको कैपिटल की जरूरत थी, और फाइनेंशियल मार्केट्स मोबिलाइज करेंगे इन सेविंग्स को इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। फिर आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होगा? देखो, एबिलिटी हमारी कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द कैश में खरीद लें और कोई खास लॉस ऑफ वैल्यू ना हो। मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं और मुझे अभी अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, मैं मार्केट में बेचने गई, ईरान का वॉर हो रहा है जिसके चक्कर में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है और मुझे ये शेयर्स केवल 75,000 रुपीज में बेचने का मौका मिल रहा है, मीनिंग एक सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू है। तो ये मेरे पास में एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी नहीं होगी। लेकिन अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स में जब बेचने गई तो वो 1,20,000 लेटेस्ट से, या 1 लाख यहाँ पर 10,000 रुपए में मैं आसानी से बेच पा रही हूँ, या 1 लाख में ही बेच पा रही हूँ, तो मेरे पास से लिक्विडिटी हो गई। तो लिक्विडिटी फंक्शन इंश्योर कर रहा है कि इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक फेयर मार्केट वैल्यू पर सेल करें किसी भी टाइम जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आवर्स है, और यहाँ पर फोर्स होल्डिंग उन्हें ना करनी पड़े। ठीक है, तो अगर एक लिक्विड मार्केट नहीं होगा, जैसे अभी यहाँ पर हमें पता है कि भाई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती जा रही है एवरीडे, तो ऐसे में विदाउट अ लिक्विड मार्केट इन्वेस्टर्स को फोर्स किया जा सकता है कि वो सिक्योरिटी होल्ड करें अंटिल स्पेसिफिक कंडीशंस अराइज हो रही है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी डेट तक पहुंचे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड है वो मैं यहाँ पर उसकी पूरी मैच्योरिटी तक रखूं, मुझे जरूरत है फंड्स की तो मैं उसको यहाँ पर जल्द से जल्द बेच सकती हूँ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। कैश कन्वर्जन, तो फाइनेंशियल मार्केट्स एक रेडी एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहां सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो रही है कैश में क्विकली और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं जो भी हमारे इन्वेस्टर्स को जरूरत है। लिक्विडिटी का डेफिनेशन हमेशा याद रखना, हमारी एबिलिटी कि हम पर्टिकुलर एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू। रिस्क शेयरिंग, अब ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा सुनने में, बट दिस इज द ट्रूथ। तो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? वो हमारा अलग अलग इन्वेस्टर्स के बीच में स्प्रेड हो गया। जो यहाँ पर 10 लाख रुपए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन देता, अब वो 10 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए कर 10 लोगों से आए, तो यहाँ पर कोई एक पर्सन तो पूरा रिस्क अपने साथ होल्ड कर रखता नहीं है। तो इन्वेस्टर्स ने फंड प्रोवाइड करे, कंपनी ने फंड यूज करे प्रोजेक्ट्स के लिए, और रिस्क हमारा कंपनी से इन्वेस्टर्स की तरफ चला गया। कंपनी को फंड्स की जरूरत थी,
कंपनी को फंड्स मिल गए। अब अगर लॉस भी होगा तो किसका होता है? इन्वेस्टर्स का होता है, जैसे मार्केट से शेयर्स खरीदते हो। तो एंटिटीज अंडरटेकिंग मेजर इन्वेस्टमेंट जैसे कॉर्पोरेशंस हैं, वो इंडिविजुअल से डिस्टिंक्ट है, जिनके पास में यहाँ पर सेविंग्स यूज की जा रही है, जिनकी फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर रिस्क ट्रांसफर कर रहा है एंटिटीज से। कैसे? उनको तो फिजिकल या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मिल गई, अब वो अपने जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा हुआ है, जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पोटेंशियल बर्डन यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। अब वो किसी एक के पास है नहीं, बहुत सारे लोगों के पास है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में आप क्या देखेंगे कि हमारे पास इजी एक्सेस है। फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए, तो टाइम बचा, मेहनत बची और कॉस्ट भी कम हो रही है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम लग रही है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट इजी हो गई करना हमारे लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए रेज करना फंड्स को। तो फाइनेंशियल मार्केट एक इजी एक्सेस देते हैं बायर्स और सेलर्स को। तो इन्वेस्टर्स को कैपिटल चाहिए ग्रो होने के लिए और यहाँ पर एवेन्यूज चाहिए ताकि वो रिटर्न्स ले पाए अपनी सेविंग्स पर। और एफिशिएंसी हमें कनेक्शन में मिलती है। फाइनेंशियल मार्केट्स इन पोटेंशियल बायर्स को यहाँ पर साथ में लाता है, सेलर्स को सेंट्रलाइज वे में। टाइम, मनी, एफर्ट्स हमारे यहाँ पर सेव होते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढते रहते। फिर आती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होती है और प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जब इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने बोला था ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत हाई थी 1990 रिफॉर्म से पहले। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अगर मार्केट ना दिया जाए तो इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे। कोई कंपनी यहाँ पर क्रेडिबल है या फेक है, कॉस्ट यहाँ पर हाई ना हो, ठीक है। दूसरी कंपनी यहाँ पर हो सकता है ना, कंपनी के नाम पर कोई फेक शेयर्स लेकर बेच रहा हो। अब ये सारी चीजें नहीं हो रही, प्राइस इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, कंपनी के सारे डिस्क्लोजर्स हमारे लिए अवेलेबल है, उसकी नेटवर्थ, उसका पीई रेशियो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है। इवन यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर भी पता रहता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो लो या नो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए रहती है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, इंफॉर्मेशन कॉस्ट बहुत कम हो गई क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम कर देते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दिया गया, अक्वायर करेंगे इसको तो हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए सिग्निफिकेंट टाइम और मनी जो है वो सेव हो जाता है, बच जाता है और ये एक रिपोजिटरी बन जाते हैं सभी तरह के मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक को किसी भी विदाउट एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए। आज आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, जाओगे किसी भी यहाँ पर, ठीक है, सेबी के प्लेटफॉर्म पर चले जाओ या किसी स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, जाकर कंपनी के सारे स्टार्ट खोलकर आराम से स्टडी करो, डिसाइड कर लो आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। कैपिटल फॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, जो सेविंग्स थी, जो हमारे पास हाउस होल्ड सेविंग्स थी, अब वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रही है। और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ लग रहा है? उन कंपनीज के पास जो नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं या एक्सपेंशन कर रही है। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की, राइट। तो हमारे पास में सेविंग्स जो है वो चैनलाइज हो रही है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में कर रहे होते हैं। तो एक एसेंशियल चैनल बन गया जिसके थ्रू हमारी सेविंग्स ब्रॉडर इकोनॉमी में फ्लो होती है और ये सेविंग्स को हम प्रोडक्टिव सेक्टर्स में डायरेक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर एड कर रही है डायरेक्टली कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होगी और ये कॉर्नर स्टोन बन गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब आ जाओ प्राइस डिस्कवरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में प्राइस डिस्कवरी क्या है? जो हम प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर प्रोसेस थ्रू विच मार्केट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एन एसेट। हमारे पास बायर्स होते हैं, हमारे पास सेलर्स होते हैं। अब इनके बीच में जो मार्केट है, ठीक है, वो प्राइस डिसाइड करता है कि किस तरह से हमारे पास जो बायर्स और सेलर्स है वो इंटरेक्ट करेंगे। बायर्स दिखाएंगे कि वो कितना विलिंग है पे करने के लिए और सेलर्स दिखाएंगे किस मिनिमम प्राइस में वो बेचने के लिए तैयार है, राइट।
यहाँ पर बायर्स क्या दिखा रहे हैं, बायर्स ये दिखा रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस दे आर विलिंग टू पे, व्हाट प्राइस दे आर विलिंग टू पे। और हमारे पास सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो मिनिमम प्राइस जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। सो प्राइस डिस्कवरी एक एसेंशियल एस्पेक्ट है सभी फाइनेंशियल मार्केट्स की, जहां पर हम प्राइस ऑफ एन एसेट डिटरमिन कर रहे हैं जो बायर और सेलर्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मार्केट प्राइसेस सेट करते हैं ट्रेडेबल एसेट्स के लिए, जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं केवल उन्हीं एसेट्स के लिए। और यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो दिखाते हैं कि वो कितने प्राइस पर इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, और बायर्स दिखाते हैं कि वो कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो प्रोसेस यहाँ पर क्या है, प्राइमरली कंसर्न है इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ में, जहां पर एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट हमें बताएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी, मीनिंग उतने ही डिमांड है जितनी सप्लाई है, या जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, दोनों इक्वल है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं प्राइस डिस्कवरी, लेवल जिस पर प्राइस डिस्कवरी हमारी अक्कर हो रही है डिटरमिन की जाएगी सेवरल की फैक्टर्स के थ्रू, सप्लाई एंड डिमांड, एटीट्यूड्स टू रिस्क, volatility, available information and market mechanism। मीनिंग देखो, हमारे पास में जो प्राइस डिस्कवरी है वो हमें फेयर मार्केट प्राइस बताती है ताकि हाई लिक्विडिटी रहे और एफिशिएंट वे में ट्रेडिंग हो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डोमिनेंट कौन है, बायर है या सेलर है। तो डिमांड और सप्लाई को हम इक्विलिब्रियम प्राइस पर लेकर आएंगे, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस हमारा कैसे आ रहा था कि क्वांटिटी जितनी डिमांड की गई उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, जिससे कि बायर और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड हैं। सो हमारे पास में सबसे पहले कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे इस प्राइस को। सबसे पहले आता है सप्लाई और डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड में क्या होगा, देखो अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो एसेट की स्कार्सिटी है, बायर्स यहाँ पर ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, फाइन। अब होगा क्या, अब यहाँ पर सप्लायर कोशिश करेगा कि काम करता हूँ थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता हूँ। अब बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, डिमांड बहुत हाई थी तो बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग यहाँ पर इतना प्राइस नहीं पे करना चाहते, वो हट गए। फिर यहाँ पर हमारे पास डिमांड जो है अभी भी अगर मान लो ज्यादा है तो प्राइस थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, तो हमारे पास से कुछ और लोग चले गए। और ऐसा तब तक हुआ जब तक डिमांड जितनी थी उतनी यहाँ पर सॉरी जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड नहीं रह जाती है। तो हमारे पास में दो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक एसेट का प्राइस डिसाइड करते हैं, और नेसेसिटी यहाँ पर डिस्कवरी मैकेनिज्म की ट्रेडर्स के लिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो जब एसेट की कमी है, स्कार्सिटी है, दैट टाइम बायर्स यहाँ पर ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी हैं, इसीलिए प्राइस बढ़ा जैसा मैंने दिखाया। दूसरा, सप्लाई हमारी ज्यादा है डिमांड से। अब अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास में यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर जो एसेट है वो इजीली अवेलेबल है, बायर ज्यादा पे करना चाहते नहीं है और प्राइसेस क्या हुए, गिर गए। तो यहाँ पर हमारे पास में अब जो सप्लायर है उसने देखा कि इस प्राइस पर लोग खरीद रहे, लोग नहीं खरीद रहे, उसने थोड़ा प्राइस कम किया, फिर शायद कुछ कुछ लोगों ने लेना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, उसने और प्राइस कम किया, और उसको प्राइस तब तक कम करना पड़ा जब तक कि डिमांड यहाँ पर जिस प्राइस पर थी तब तक यहाँ पर आ नहीं जाता, ठीक है। तो सप्लाई डिमांड प्राइस के बराबर हो जानी चाहिए, और सप्लाई इक्वल टू डिमांड तो इक्वल है यहाँ पर, बायर्स भी और सेलर्स भी, जितनी डिमांड है उतनी ही यहाँ पर अमाउंट या क्वांटिटी अवेलेबल है। सो इक्विलिब्रियम या फेयर प्राइस होगा जिसमें कि प्राइस डिस्कवरी इंटरेक्शन दिखा रही है प्राइस का, डिमांड का और सप्लाई फोर्सेस का, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पर अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ाया था मैंने, डिमांड अगर ज्यादा है तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बायर ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं क्योंकि एसेट की स्कार्सिटी है। जैसे अभी पेट्रोल है, राइट, अब आप देख रहे हैं ऑयल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई शॉक लगा, और सप्लाई शॉक लगा तो यहाँ पर डिमांड तो हाई ही है तो धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ जाएगा, फाइन। अब यहाँ पर हाई सप्लाई लो डिमांड है, तो जब हमारे पास में सप्लाई हाई है तो ऐसे में सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई, बायर्स उतना अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं और एसेट यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। इसी सिनेरियो में मार्केट प्राइस यहाँ पर बायर को फेवर करेगा और कम रेट में हमें
अच्छा सामान, ज्यादा सामान मिल जाएगा। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जब सप्लाई और डिमांड रिलेटिवली इक्वल है, प्राइस इक्विलिब्रियम में है और एक फेयर प्राइस रहेगा हमारी पार्टीज के लिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है वो बैलेंस्ड है। मार्केट डोमिनेंस में प्राइस डिस्कवरी ट्रेडर्स को अलाउ कर रही है वो ग्रुप आइडेंटिफाई करने में जहां पर बायर्स और सेलर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट में एट एनी गिवन टाइम। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड टू रिस्क। यहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास में डिफरेंट डिफरेंट रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस होती है। मीनिंग में कितना रिस्क ले सकती हूँ, बहुत हाई रिस्क नहीं लेना है। अगर बहुत हाई रिस्क लेंगे बहुत हाई रिटर्न्स के चांसेस हैं, लेकिन बहुत हाई लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो एक रिस्क टेकिंग प्राइस यहाँ पर बायर जो होता है वो हायर प्राइस पर सामान खरीद सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स हाई होंगे और माइट भी इस वजह से एसेट्स वो ज्यादा खरीद ले, ओवरबॉट हो जाए और प्राइसेस यहाँ पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। मान लो यहाँ पर कोई कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हो क्योंकि ऐसा कोई न्यूज आई जो उस कंपनी के फेवर में थी। अब यहाँ पर सभी लोग उस कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे थे और कंपनी के उस शेयर की जो डिमांड है वो सडनली बहुत हाई हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ गए और लोगों ने महंगे में शेयर खरीद लिया। अब ये न्यूज समझो ऐसा कि यहाँ पर फेक न्यूज थी, र्यूमर फैले थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब लोगों ने हाई प्राइस पर खरीद लिया, लेकिन जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उस पर तो आएगा ही ना। तो एक पार्टिसिपेंट का रिस्क टॉलरेंस यहाँ पर प्राइस को सिग्निफिकेंटली शिफ्ट कर देता है। और अगर एक बायर विलिंग है कि वो एक्सेप्ट करे रिस्क को ऑफ अ प्राइस ड्रॉप इन एक्सचेंज फॉर द पोटेंशियल रिवॉर्ड फॉर अ लार्ज प्राइस इंक्रीज, वो यहाँ पर एसेट की इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा का यहाँ पर महंगा सामान खरीद लेंगे, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी उससे ज्यादा सामान। ठीक है, अब जब बायर्स ज्यादा पे कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट एक्सपोजर सिक्योर करने के लिए, एसेट ओवरबॉट हो गया क्योंकि सभी खरीद रहे हैं। जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स बोल देते हैं ये कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका शेयर खरीद लेते हैं। अब क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई तो प्राइस शेयर का बहुत बढ़ गया और यहाँ पर फिर क्या होगा, प्राइस करेक्शन होगा और यहाँ पर फिर हमारे जो बायर्स थे उनको लॉस हो सकता है। वोल्टिलिटी क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास वोलेटिलिटी कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में अगर हाई वोलेटिलिटी है तो रिस्क जो लेना चाहते हैं ट्रेडर्स उनका नंबर बढ़ जाता है, वो लोग इस पर्टिकुलर एसेट को ज्यादा खरीदना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का पोटेंशियल हाई है और लॉसेस का पोटेंशियल भी लेकिन उतना ही हाई होता है। जितना रिस्क हाई होगा उतनी रिटर्न्स के भी चांसेस हाई हैं और लॉसेस के भी हाई होते हैं। अगर लो वोलेटिलिटी है तो वो लोग यहाँ पर जाते हैं इन्वेस्टर्स जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे एफडी है। एफडी में कंजर्वेटिव लोग ज्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहेंगे। और ज्यादातर लोग आपको शेयर मार्केट में वो दिखेंगे जो वोलेटिलिटी से यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो जब हम लिंक करेंगे रिस्क पर, वोलेटिलिटी एक डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है, एक मेजर फैक्टर जो कि बायर यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कि क्या ये खरीदेगा, एक स्पेसिफिक मार्केट में एंटर करेंगे। अब बहुत सारे ट्रेडर्स वॉलेटाइल मार्केट्स को सीक आउट कर रहे हैं क्योंकि एक पोटेंशियल है लार्जर प्रॉफिट्स के लिए और साइमल्टेनियसली हमारा रिस्क लार्जर लॉसेस के लिए बढ़ जाता है। फिर आता है अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास में जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा क्वालिटी, टाइमलीनेस एंड एक्यूरेसी कैसी है इंफॉर्मेशन की। एग्जांपल, इन्वेस्टर वेट कर सकते हैं कि भाई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस आएंगे, इकोनॉमिक डेटा रिलीज होगा और फिर उसके हिसाब से डिमांड या सप्लाई बदल जाएगी और प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। तो जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है प्राइस डिस्कवरी भी उतनी ही अच्छी होती है। तो वॉल्यूम एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए, ये भी प्राइस लेवल्स डिक्टेट करेगी। इन्वेस्टर्स वेट करेंगे की पब्लिक अनाउंसमेंट्स के लिए, जैसे कि आउटकम्स आरबीआई मीटिंग्स के क्या रहे, उसके बाद एक मूव लेंगे। और इंफॉर्मेशन रिएक्शन में ये अनाउंसमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटली यहाँ पर डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, सप्लाई को, और एसेट प्राइस जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यू मार्केट रियलिटी एडजस्ट होगा। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, एक देखो इस ग्राफ के थ्रू, यहाँ पर ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये है इंटरेक्शन ग्राफ। अब इसमें मार्केट डायनेमिज्म आपको समझाया है। अब हमारे पास में एक मार्केट में ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन, ऑर्डर मैचिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ऑर्डर मैचिंग मतलब बायर यहाँ पर किस प्राइस पर खरीदना चाहता है और सेलर किस प्राइस पर बेचना चाहता है।
अगर वो मैच कर गए तो फिर यहाँ पर ऑर्डर मैच हो गया और बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन था वो हो जाता है। तो एफिशिएंट मार्केट मैकेनिज्म फेयर प्राइसिंग, फास्टर डिस्कवरी कराते हैं। अब प्राइस डिस्कवरी ग्राफ में आप देखेंगे कि जो डिमांड ग्राफ है, ये देखो ये है डिमांड ग्राफ, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर बढ़ती जा रही है, राइट। अब यहाँ पर जो सप्लाई ग्राफ है वो आपका अपवर्ड जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे फर्म्स को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है। तो हमारे पास में ये अपवर्ड हो गया। अब जिस प्राइस पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है इक्विलिब्रियम या फिर फेयर मार्केट प्राइस। जैसे ये जो पर्टिकुलर प्राइस है जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 6 यहाँ पर, ये क्या है, ये हो गया प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर फेयर मार्केट प्राइस, जहां पर नंबर ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इक्वल रहेगी। क्लियर है। सो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर एसेट्स जो होते हैं वो ट्रेड किए जाएंगे इस प्राइस पर जब तक कि डिमांड या सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ जाता। अब एक एग्जांपल यहाँ पर आपका देखेंगे कि किस तरीके से जब आईपीओ आता है, तो आईपीओ में क्या होता है, अलग अलग लोग यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं, इन्वेस्टर्स बिड करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पर, और फाइनेंशियल इशू प्राइस यहाँ पर बिड के ऊपर डिसाइड किया जाता है। स्टॉक मार्केट में कॉन्टिन्यूस बाइंग और सेलिंग होती है और प्राइस जो है वो हर सेकेंड आपका एडजस्ट होता रहता है। सो यहाँ पर किसी भी टिपिकल मार्केट सिनेरियो में डिमांड डिक्रीज होती है और सप्लाई इंक्रीज होती है, तो एसेट का प्राइस यहाँ पर जनरली गिर जाता है। और जिस प्राइस पर यहाँ पर डिस्कवरी कैसे हो रही है, जब डिमांड और सप्लाई लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर कर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये इंटरसेक्शन ही यहाँ पर वो लेवल दिखा रहा है जिस पर बायर्स और सेलर्स आपका अग्री करेंगे, और इसी लेवल पर एसेट हमारा ट्रेड होता है जब तक कि एक न्यू शिफ्ट सप्लाई या डिमांड में नहीं आ जाती और एक नया प्राइस डिस्कवरी नहीं होता। मीनिंग या तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए या तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाए, तो यहाँ पर उसी सिनेरियो में हमारा जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है वो चेंज होगा, अदरवाइज ये सेम ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। कोई भी डाउट है तो आप JIB CIB के टेलीग्राम चैनल या मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।